इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राय जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि अब एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको ओटीआर पर दस्तावेज अपलोड करने होंगे, तो उसका भी लिंक एक्टिव हो चुका है। अब आप अपने ओटीआर पर दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करने हैं, वो कैसे अपलोड करने हैं और कुछ किस तरह से आपको अपलोड करने हैं, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको मालूम है जनवरी में आपके लैब असिस्टेंट, महिला प्रवेशक, इनके भी एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। तो उनके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होने से पहले आपको ये सभी दस्तावेज अपलोड करने कंपलसरी है, तभी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ओटीआर पर नया क्या क्या अपडेट आया है और वो किस तरह से आपको दस्तावेज अपलोड करने हैं, लेफ्ट थंब अपलोड करना है, आपको हिंदी में भी नाम लिखने होंगे, तो वो किस तरह से है, कंप्लीट वीडियो देखना होगा उसके लिए आपको। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगर किसी के दस्तावेज अपलोड में प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसकी भी सॉल्यूशन इस वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एसएसओ आईडी पर आना होगा, आपको एसएसओ आईडी लॉगिन करनी होगी। अब अगर कोई कैंडिडेट ये बोल दे कि मुझे अपनी एसएसओ आईडी याद नहीं है, तो इसकी यही सॉल्यूशन है कि आप चाहे आरपीएससी का कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया हो या आरएसएसबी बोर्ड का कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, उसको ओपन कर लीजिए। उस फॉर्म के अंदर आपकी एसएसओ आईडी लिखी होती है, तो वहां से आप अपनी एसएसओ आईडी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको पासवर्ड लिखने होते हैं। अब अगर आप अपने पासवर्ड भी भूल गए तो कोई बात नहीं, पेज को स्क्रॉल कीजिए, आई फॉरगॉट माई पासवर्ड के आगे क्लिक हियर का ऑप्शन रहता है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद आपको कैप्चा कोड लिखना होगा, जैसे कि यहाँ कोड दे रखा है 979011, उसी तरह आपको जो कोड दे रखा है वही कोड आपको लिखना होता है। ध्यान रखना, स्पेस नहीं देना है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि स्पेस दे के लिखा, लेकिन आपको बिना स्पेस दिए कैप्चा कोड लिखना है। उसके बाद आपको लॉगिन कर देना है। जैसे ही आपकी एसएसओ आईडी एक बार लॉगिन हो जाती है तो आपको इस तरह से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिक्रूटमेंट पोर्टल का। आपको क्या करना होगा, रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक कर देना है। अगर आपके रिक्रूटमेंट पोर्टल वाला भी ऑप्शन नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, सर्च का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे, आपको लिख लेना है रिक्रूटमेंट पोर्टल और नीचे सत्यमेव जयते लोगो वाला ये चिन्ह आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपने अभी तक ओटीआर पर लेफ्ट हैंड थंब भी अपलोड नहीं किया है तो अगर जब आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करोगे तो आपके सामने डायरेक्ट पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा, जिसमें आपको ओटीआर से संबंधित यहाँ पर एडिट डिटेल का ऑप्शन होगा। दे डिटेल कैन ओनली बी अपडेटेड वंस, यानी कि इन डिटेल को आप एक बार ही अपडेट कर सकते हैं, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक अपडेट करना होगा। यहाँ पर जो जो चीज़ पूछी गई है वो आपको लिखनी है। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या पूछी गई है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिस तरह से एसएसओ आईडी पर अपडेटेड आती है आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इसके अलावा जब भी फॉर्म शुरू होंगे वो भी हम आपको बता देंगे, फिर चाहे आपका आरएसएसबी बोर्ड की कोई भी एग्जाम का हो। और इसके अलावा इस यूट्यूब चैनल पर आपको आरपीएससी और आरएसएसबी बोर्ड के पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं। तो बेसिक डिटेल में सबसे पहले आपसे पूछा गया मदर्स नेम, यानी कि आपको अपनी माता का नाम लिखना होता है। इसके बाद विजिबल बॉडी मार्क्स, यानी कि आपकी बॉडी पर ऐसा कोई चिन्ह बताना है आपको जिससे कि आपकी पहचान की जा सके, वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। इसके बाद आपका मैरिज स्टेटस क्या है, मैरिड है अनमैरिड, जो भी यहाँ पर आप सेलेक्ट स्टेटस को सेलेक्ट करके आप जो भी है, मैरिड हो अनमैरिड हो, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप मैरिड पर करोगे तो उसके बाद आपको मैरिड से रिलेटेड जो भी डिटेल पूछी जाएगी वो आपको लिखना होगा। आपके मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में, रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर मैरिज की डेट पूछी जाएगी, ये सब जो जानकारी पूछी जाएगी वो आपको लिखना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस में आपको एड्रेस लाइन लिखने, एड्रेस लिखना होगा। यहाँ पर आपको आपका परमानेंट एड्रेस क्या है वो आपको लिख लेना है। परमानेंट एड्रेस लिखने के बाद आपसे पूछी जाएगी आपकी सिटी, जहाँ पर रेड स्टार है वो तो लिखना कंपलसरी है। इसके बाद आपसे स्टेट पूछा जाएगा, आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपसे अपनी डिस्ट्रिक्ट पूछी जाएगी, आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के पिन कोड पूछे जाएंगे, वो आपको लिखने होंगे। इसके बाद स्पेशल कैटेगरी में डू यू बिलोंग टू आर्म फोर्स सर्विस, यस या नो, क्या आप आर्म फोर्स सर्विस से हो, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड में आपसे पूछा जाएगा लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। अब यहाँ पर स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है, कुछ कह रहे कि हम अपलोड पर क्लिक करते हैं तो अपलोड ही नहीं होता है। तो अपलोड क्यों नहीं हो रहा, उसके पीछे का रीजन जान लीजिए। क्योंकि जो भी आप लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड कर रहे हो उसमें दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
पहली चीज़ कि आपका जो इमेज है वो JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, PNG फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपके फाइल की साइज 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए। यानी कि अगर 20 KB से कम है या 50 KB से ज़्यादा है तो आपके अपलोड नहीं होगी, एरर आएगी। अब ये आपको कैसे चेक करना है, तो जो भी आपने लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जिस भी पेज पर लगाया है उसके बाद उसका फोटो कैप्चर किया, तो उसके फाइल जिस इमेज है उसकी प्रॉपर्टी पे जाके देख लीजिए उसकी साइज़ क्या है। अगर उसकी साइज़ MB में है या 50 KB से ज़्यादा है तो आज आप इमेज कंप्रेशन में जाइए, वहाँ से आप इमेज को छोटा कर सकते हो, उसकी साइज़ को छोटी कर सकते हो। यानी कि 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में आपको रखनी है, 20 से ज़्यादा रखनी है और 50 KB से कम रखनी है। ये सब करने के बाद आप अपलोड पर क्लिक करोगे तो आपका अपलोड हो जाएगा। अगर आपके मोबाइल में प्रॉब्लम आ रही है, आप लैपटॉप से ट्राई कर लीजिए, कंप्यूटर से ट्राई कर लीजिए, आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ही अपलोड करना है क्योंकि ये एक बार ही अपडेटेड किया जाएगा, डाटा पहले से ही लिखा हुआ है, इसलिए आप गलती ना करें। ऐसा ना हो कि आप राइट थंब अपलोड कर रहे हो या फिर कुछ और इमेज अपलोड हो गया। इसलिए एक बार जब तक आप कंफर्म नहीं कर लेते हो उससे पहले आपको सबमिट नहीं करना है। जैसे ही आप कंफर्म कर लेते कि हाँ भाई मैंने यहाँ पर जो अपलोड किया वो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ही अपलोड किया, तो उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। और इस तरह से लेफ्ट थंब वाला जो प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जब आप वापस बैक SSO ID पर जाओगे तो इस तरह से आपके ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर जब 3 लाइन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके अलग अलग ऑप्शन आएगा। जब तक आप लेफ्ट थंब अपलोड नहीं करोगे तब तक ये चीज़ आपको ओपन ही नहीं होगी। यानी कि अगर आप कोई नई भर्ती का एडमिट कार्ड देख रहे हो या नया एप्लीकेशन फॉर्म देख रहे हो तो वो चीज़ें आपके ओपन ही नहीं होगी जब तक आप लेफ्ट थंब वाला प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर देते हो। वो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप जब इस 3 लाइन पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेगा, होम, माई रिक्रूटमेंट, गेट एडमिट कार्ड, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट डिटेल। तो यहाँ आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होंगे। ये पेज आपके नीचे आएगा। जब स्क्रॉल करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे उसको फिर आपको स्क्रॉल करते रहना है उसको, जैसे ही, क्योंकि वहाँ पर आपको जो भी इतने दिन पहले आपने डिटेल लिखी है वो सभी आ जाएगा लिखा हुआ। उसके बाद जब स्क्रॉल करते रहोगे तो नीचे एक ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट डिटेल का, तो आपको डॉक्यूमेंट डिटेल पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करने हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह जानकारी दी जाती है। SSO ID से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, चाहे वो RPSC का हो या RSSB बोर्ड का या फिर आपके RPSC या RSSB बोर्ड के PYQ की क्वेश्चन ही क्यों ना हो। अब देखिए, जैसे ही आप डिटेल डॉक्यूमेंट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा एंटर नेम इन हिंदी, यानी कि यहाँ पर आपको अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम हिंदी में लिखना। और ध्यान रखना यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये नाम दस्तावेज सत्यापन के लिए उपयोग किए जाएंगे। कृपया सुनिश्चित करें कि दर्ज किए गए हिंदी नामों की वर्तनी सही है। जब आप किसी भी एग्जाम के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब ये चीज़ आपके OTR पर जो अभी आप दर्ज कर रहे हैं यही चीज़ें आपकी देखी जाएगी और इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो इसलिए अगर आपके हिंदी में नाम में कहीं पर भी त्रुटि है तो आप ध्यानपूर्वक सही से देख कर ही अपडेट करना, क्योंकि यहाँ एक बार ही आप अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आप लिखोगे कैंडिडेट नाम में आपको अपना नाम हिंदी में लिखना है, यानी कि जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में आप नाम इंग्लिश में लिखते हो वो चीज़ आपको हिंदी में लिखनी है। इसके बाद आपके फादर का नाम जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको हिंदी में लिखना है। मदर्स नेम भी आपको हिंदी में लिखना है। पिता का नाम, माता का नाम और आपका नाम वही लिखना है जो आप डॉक्यूमेंट में लिखते हो। पूरा लिखते हो तो पूरा लिखना है, सरनेम नहीं लिखते हो तो नहीं लिखना है। जितना डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नाम दर्ज करना है और उसके बाद आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करोगे उसके बाद आगे की और आपसे डिजी लॉकर से संबंधित यहाँ जानकारी आएगी। यहाँ पर ये लिखा हुआ डॉक्यूमेंट डिटेल में फिर जाओगे तो ये प्रोसेस ओपन होगा। यहाँ पर लिखा हुआ कि आपकी आवेदन प्रक्रिया को और अधिक सरल, सुरक्षित और त्रुटि रहित बनाने हेतु इस पोर्टल पर डिजी लॉकर से आपके सभी दस्तावेजों को सीधे प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कृपया सुनिश्चित करें कि आपके सभी दस्तावेज डिजी लॉकर पर अपडेट हो। यानी कि अब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करोगे उसे और आसान बनाने के लिए और कोई भी आपसे त्रुटि ना हो इसके लिए अब इस पोर्टल पर आपको सुविधा दी गई है डिजी लॉकर की। अब डिजी लॉकर से आपके सभी दस्तावेजों को सीधे प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराएगी। यानी कि आप जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हो वो आप पहले सुनिश्चित कर लीजिए कि वो दस्तावेज आपके डिजी लॉकर पर है या नहीं है, अपडेटेड होना चाहिए। वो आपकी डिजी लॉकर पर है तब तो अच्छा है। यदि किसी कारणवश कोई दस्तावेज डिजी लॉकर पर उपलब्ध नहीं है तो आप उसे अपने OTR के डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन में जाकर मैनुअली अपलोड कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी के डिजी लॉकर पर कोई डॉक्यूमेंट या कोई डिग्री नहीं है तो फिर आप
मैनुअली जब OTR पर जाओगे तो वहाँ आपको दो ऑप्शन दिखेगा, मैं आगे आपको बता दूंगा। एक में डॉक्यूमेंट डिटेल में आप स्वयं द्वारा अपलोड कर सकते हैं और दूसरा आपका डाटा फेच हो जाएगा जब वहाँ ऑप्शन आएगा आपका डिजी लॉकर का। तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं, यानी कि अगर आप डिजी लॉकर से चाहते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं, या आप अपने स्वयं द्वारा अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यदि कोई दस्तावेज जारीकर्ता विभाग द्वारा डिजी लॉकर पर जारी किया गया है लेकिन स्टूडेंट उसे रिक्रूटमेंट पोर्टल पर फैच करने के बजाय मैनुअली अपलोड करते हैं तो ऐसी स्थिति में भर्ती नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि अगर कोई दस्तावेज जारीकर्ता विभाग द्वारा डिजी लॉकर पर जारी किया गया है लेकिन स्टूडेंट उसे रिक्रूटमेंट पोर्टल पर फैच करने के बजाय खुद ही अपलोड कर रहा है तो ऐसी स्थिति में फिर भर्ती के जो नियम है उसके अनुसार कार्रवाई भी की जा सकती है। आगे लिखा हुआ, मैं पुष्टि करता हूं कि मैंने ऊपर दिए गए सभी निर्देश पढ़ लिए, उनसे सहमत हूं। अगर आप इस निर्देश से सहमत हैं तो आपको टिक पर क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे आपके सामने फिर से एक पेज ओपन होगा जिसमें ये लिखा होगा कि सटीक और प्रमाणित जानकारी भरने के लिए आपको डिजी लॉकर के माध्यम से अपने आधिकारिक दस्तावेज प्राप्त करने की सलाह दी जाती है। डिजी लॉकर से प्राप्त जानकारी संबंधी दस्तावेज फील्ड में स्वतः भर दी जाएगी जिससे एक रूपता बनी रहती है और मैनुअली प्रविष्टि कम होती है। देखो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दे रखे, एक का दे रखा है कैंसिल और एक दे रखा है ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस। अब यहाँ पर यह कहा गया है कि सटीक और प्रमाणित जानकारी भरने के लिए आपको डिजी लॉकर के माध्यम से अपने आधिकारिक दस्तावेज प्राप्त करने की सलाह दी जाती है। आपको यही कहा जा रहा है कि डिजी लॉकर से आप सभी दस्तावेज अपलोड फेच कर लीजिए जिससे कोई एरर नहीं होगी और आपको भी आगे परेशानी नहीं होगी क्योंकि दस्तावेज ऑटोमेटिक आपके फिल हो जाएंगे। और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है मैनुअली प्रविष्टि भी वो कम रहेगी। अब अगर आप कैंसिल करोगे तो आपकी क्या ऑप्शन आएगा और ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस पर क्लिक करोगे तो क्या ऑप्शन आएगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने डायरेक्ट इस तरह से आएगा, आपको डिजी लॉकर साइन इन करनी है। अब आपने डिजी लॉकर अकाउंट किससे बनाया, यूजर नेम से बनाया, मोबाइल नंबर से बनाया या अदर किसी से बनाया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको, जैसे अगर आपने मोबाइल नंबर से बनाया तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करने हैं और उसके बाद दोनों पर क्लिक कर देना और साइन इन कर देना है डिजी लॉकर से एक्सेस करने के लिए। और अगर आप यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक करोगे तो आपके सामने डायरेक्ट पेज इस तरह से ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे डॉक्यूमेंट डिटेल और डिजी लॉकर एक्सेस। तो डिजी लॉकर एक्सेस से करना चाहते हो तो अभी मैंने आपको प्रोसेस बताया वैसे करना होगा, और डॉक्यूमेंट डिटेल में जाओगे तो यहाँ आपको अपने आप मैनुअली अपलोड करने होंगे। तो जिसमें आप देख सकते हैं आइडेंटिफाइड डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपका आधार से वेरीफाई होना चाहिए, ये तो आपका पहले से हो चुका है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले ऑप्शन आया, यानी कि अब मैं बताने जा रहा हूँ कौन कौन से दस्तावेज आपको अपलोड करने हैं, तो वो मैं सभी बताने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जिनके डिग्री नहीं है या जिनके फिर अभी डिग्री नहीं है, ये ग्रेजुएशन हो चुकी है, तो उनको लेकर भी आपने देखा होगा बोर्ड अध्यक्ष ने कुछ ही दिन पहले कहा है आपके पास जो भी लेटेस्ट डिग्री है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एजुकेशन डॉक्यूमेंट पर आप जब यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपके ऑप्शन आ जाएगा ऐड डॉक्यूमेंट का, एजुकेशन डॉक्यूमेंट का, और वहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट है वो एजुकेशन के जितने भी है आपके पास वो आपको अपलोड करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है यहाँ पर सोशल में आपका कास्ट सर्टिफिकेट और बोनाफाइड सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। इस पर आप क्लिक करोगे तो नीचे आपसे कास्ट सर्टिफिकेट के रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे जाएंगे, और इस पर आप क्लिक करोगे तो नीचे आपसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट के भी रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड करने होते हैं। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन का लिखा हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट, तो इस पर जब आप क्लिक करोगे नीचे आपसे जानकारी पूछी जाएगी, वो आपको फिल करनी है और बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना। तो इस तरह से ये अभी दस्तावेज OTR पर बताए गए हैं जो कि आपको अपलोड करना है, यानी कि एजुकेशन डॉक्यूमेंट, और सोशल में आपसे पूछे गए कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास प्रमाण पत्र, और रजिस्ट्रेशन में आपका बर्थ सर्टिफिकेट का ही पूछा गया है। इसके अलावा और भी अगर वापस से अपडेट होता है, नए और डॉक्यूमेंट जुड़ते हैं तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तब तक हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये अपडेटेड भी अभी आया है 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि इससे पहले आपका लेफ्ट हैंड थंब वाला था तब ये नहीं था, अब ये भी आ गया। तो धीरे धीरे OTR पर जैसे जैसे अपडेटेड नई आती रहेगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए, और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि OTR पर आपको दस्तावेज है वो किस तरह से अपलोड करने हैं, लेफ्ट हैंड थंब अपलोड किस तरह से करना है, नाम में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, हिंदी में आपको अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम लिखना है, और वही नाम लिखना है जो आपके डॉक्यूमेंट में इंग्लिश में लिखे, वही चीज़ आपको हिंदी में लिखनी है। इसके अलावा लेफ्ट हैंड थंब से पहले भी आपसे जो पूछे जा रहे हैं आपका एड्रेस, स्टेट कौन सा है, ज़िला कौन सा है,
सिटी कौन सी है, ज़िले के पिन कोड क्या है, वो चीज़ भी आपको यहाँ पर बतानी होगी। इसके अलावा भी जो जो चीज़ें पूछी गई है वो सब आपको OTR पर बताना होगा, जिससे कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ ऑटोमेटिक ये सब चीज़ें आपकी लिखी आ जाएगी। उसके बाद आपको बार बार अपलोड करने की आवश्यकता भी नहीं होगी मैनुअली रूप से, यानी कि आपका एक तरह का प्रोसेस है फॉर्म भरने का वो और ईजी हो जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं एड्रेस के अलावा आपसे क्या पूछा गया है, विजिबल बॉडी मार्क्स, मैरिज स्टेटस, मदर्स नेम, ये सब चीज़ें आपको पूछी गई है। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो समझ गए होंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसके अलावा RSSB बोर्ड और RPSC आयोग द्वारा जो भी एग्जाम आयोजित होते हैं उसके बाद उनके पेपर सॉल्यूशन भी करवाए जाते हैं और PYQ के क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं, जिससे कि आगामी एग्जाम में जिसका भी कोई पेपर हो उनको पता चल सके कि पेपर का लेवल कैसा रहता है और PYQ से क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा जनवरी में लैब असिस्टेंट और महिला प्रवेशिका के भी फॉर्म शुरू होंगे, तभी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से और बता देंगे कि किस तरह से आपको दस्तावेज अपलोड करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। क्योंकि एक बार गलती हो गई तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि दिस डिटेल कैन ओनली बी अपडेटेड वंस, एक बार आप इन्हें अपडेटेड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं।